हाँ, हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आप लोग के लिए भौतिकी का प्रकाश चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसमें प्रकाश के बारे में डिटेल अध्ययन किया गया है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के पास, स्टूडेंट के पास, अपने मित्रों के पास से शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को आप अगर दबाते हैं तो हमारा हर अपडेट वीडियो नोटिफिकेशंस आपके पास जाएगा। कोई किसी भी चैप्टर का मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, वो आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप उसे देखकर बेहतर तरीक़ा से जानकारी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर का नाम है प्रकाश। सबसे पहले जानेंगे कि हम प्रकाश के महत्व को जानेंगे। इस धरती पे प्रकाश का बहुत ही महत्व है। प्रकाश एक ऐसा तरंग है, एक ऐसा पार्टिकल है जिसके बिना इस धरती पे जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। आज हम सभी मानव, हम सभी जीव, इस धरती पर जितने भी जीवित हैं, लिविंग नॉन लिविंग, इन सारे का अस्तित्व प्रकाश के कारण ही है। आपको पता होना चाहिए, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन कौन तैयार करता है? तो पेड़ पौधा तैयार करता है, और वो पेड़ पौधा प्रकाश से ही भोजन बनाता है। प्रकाश नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा को भोजन नहीं मिलेगा, और पेड़ पौधा भोजन नहीं बनाएगा तो ऑक्सीजन नहीं देगा, ऑक्सीजन नहीं देगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तभी जीवित रहते हैं। इसलिए प्रकाश का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। प्रकाश के इस महत्व को समझते हुए आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, तरह तरह की बहुत सारी जानकारी इसमें मिलेगी हमको। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट में है कि वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्विंटल सर्वाधिक होती है, उस विकिरण का रेंज कितना होता है, यानी परास। तो उस विकिरण का रेंज 320 से 400 नैनोमीटर होता है। ठीक है। सेकेंड, सौर विकिरण दिखाता है। सौर विकिरण जो है, सूरज का जो प्रकाश है वो दिखाता मतलब उसका क्या प्रकाश होता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर उसका प्रकाश होता है। सनलाइट का प्रकाश कितना होता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच, यानी इसका क्या वेव लेंथ है। सौर विकिरण का वेव लेंथ 400 से 700 नैनोमीटर होता है। यहाँ है कि दृश्य प्रकाश का वेव लेंथ प्रसार, यानी तरंगदैर्घ्य रेंज। वेव लेंथ का हिंदी क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। ठीक है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रसार कितना होता है? तो 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है। इसे हम बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि क्योंकि देखिए, ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तरह तरह के कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन देते हैं कि वेवलेंथ कितना होता है, तो संख्या को बदल कर देंगे। तो जब तक हमें डिटेल और एक्चुअल जानकारी नहीं रहेगी, तब तक हम कंफ्यूज कर जाएंगे, एग्ज़ाम हमारी ठीक से नहीं जाएगी। इसलिए इस छोटे छोटे पॉइंट पर भी हमें ध्यान देना जरूरी है। तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रसार कितना होता है? तो 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है। मानव आँख दृश्य प्रकाश की जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, वह कितना एंगस्ट्रॉम होता है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों जैसा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल। प्रकाश तरंग और कण दोनों है, दोनों जैसा बिहेव करता है, यही इसका नेचर है। प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है। हाँ, एकदम सही है, क्योंकि लाइट एकदम डायरेक्शनल होता है। लाइट एक सीधी लाइन में वो क्या करता है कि अपनी गति करता है, और ये सीधी दिशा में गति करते हुए प्रतीत हमें इसलिए होता है क्योंकि इसका वेव लेंथ बहुत छोटा होता है। क्या कारण है? तो वेव लेंथ इसका बहुत छोटा होता है, यानी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश का वेग अधिक होता है। क्या?
प्रकाश का वेग अधिक होता है। क्या ये कथन सही है कि गलत है? तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकाश जितना स्पीड से चलता है उतना स्पीड से इस धरती पर कोई चीज़ नहीं चलता है। सबसे सर्वाधिक स्पीड प्रकाश का होता है। हर मीडियम में, हर माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। जैसे हम हवा लेंगे तो हवा या वैक्यूम निर्वात में या हवा में प्रकाश का जो वेग होता है सबसे ज़्यादा होता है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर से वो गमन करती है। देखिए कितना स्पीड होता है। और अलग अलग मीडियम में जैसे डेंसिटी बढ़ता जाएगा, जैसे किसी किसी पदार्थ का घनत्व तो बढ़ता जाएगा, उसमें प्रकाश का स्पीड थोड़ा कम होते जाएगा। जैसे में हवा में जितना स्पीड होता है उससे थोड़ा कम पानी में होता है, उससे कम थोड़ा सा क्या होता है, ठोस में होता है। तो जो जितना ज़्यादा डेंसिटी वाला होगा, घनत्व वाला, उसमें प्रकाश का स्पीड क्या होता है, बहुत कम होता, मतलब कम होता चला जाता है। तो यही हमें पढ़ना है कि प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है। एकदम ट्रू फैक्ट है, कथन है। प्रकाश शून्य शून्य अवकाश में वेग, यानी प्रकाश का वेग निर्वात में कितना किलोमीटर होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर इसको मीटर में लेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी वीवीआई नॉलेज है। प्रकाश का वेग अधिकतम हवा में होता है कि निर्वात में, तो निर्वात में होता है। याद रखेंगे, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा वैक्यूम यानी निर्वात में होता है। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम क्या होता है, हवा में होता है। मतलब हवा में भी निर्वात में लगभग बराबर होता है। उससे थोड़ा सा कम गैस में होता है, उससे थोड़ा सा कम द्रव में होता है, उससे थोड़ा सा कम ठोस में होता है। यानी सबसे कम ठोस में होता है, सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। इसे हम दिमाग में रखेंगे। प्रकाश की गति निम्नतम होगी तो कांच के बीच से जाते हुए। जब प्रकाश जो होता है अगर कांच से बीच कांच से होकर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ दिया हुआ है कि प्रकाश की गति निम्नतम होगी कांच के बीच से जाते हुए। एकदम सही है। कांच क्या होता है, कांच एक ठोस है, सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड सब्सटेंस है। तो ठोस में क्या होता है, बाकी की तुलना में काफ़ी कम होता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? जब सूर्य का प्रकाश धरती पे पहुंचता है तो कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 5 सेकंड का समय लेता है धरती पे पहुंचने में। याद रखेंगे इसे। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे क्या है, तो तरंगधार्य और वेग प्रभावित होते हैं। दिमाग में रखेंगे, जो लाइट है वो लाइट किसी भी मीडियम में अगर इन करता है, इंटर करता है, तो उसका दो ही चीज चेंज होता है, एक वेवलेंथ, दूसरा स्पीड, उसका वेलोसिटी। यानी उसका तरंगधार्य और वेग, ये दो चीज उसका चेंज होता है, बाकी चीज चेंज नहीं होता है, बाकी अपरिवर्तनीय होता है। इसे हम दिमाग में रखेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या अपरिवर्तित होता है, तो उसका आवृत्ति अपरिवर्तित होता है। प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो क्या उसका अपरिवर्तित, मतलब उसका क्या परिवर्तन नहीं होगा, तो उसका आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी उसका तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो संपादित होती है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है, तो क्या होता है, वो पेड़ पौधे प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और उसको रासायनिक रूप से चेंज कर देता है। उसको प्रकाश से क्या करेगा, प्रकाश को ऑब्जर्व करेगा तो उसको केमिकली चेंज होगा। उसके माध्यम से क्या होगा, हवा से ऑक्सीजन, हवा से CO2 लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, हवा से ऑक्सीजन भी लेगा। तो इसको क्या होगा, इसको अपने फल के निर्माण में, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में उसका प्रयोग करेगा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे क्या होती है कि प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में क्या कन्वर्ट करती है।
प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन, प्रकाश जो होता है सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है, नियॉन है। याद रखेंगे, जितना भी सजावट वाली बल्ब आता है, बल्ब जैसे कोई शादी विवाह का फंक्शन हुआ या कोई भी प्रकार का पार्टी फंक्शन हुआ, तो उसमें जितना भी डेकोरेशन के लिए बल्ब आते हैं, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे बल्ब में नियॉन का प्रयोग होता है। नियॉन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसे हम याद रखेंगे। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिमाण है। तो क्या है इसका आंसर है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। एकदम ट्रू फैक्ट है। यहाँ दिया हुआ है साबुन के जो पतला झाग होता है, झाग मतलब क्या होता है, फेन होता है, में जो चमकदार रंग बनता है, जैसे हम उसको जब देखते हैं तो उसमें एकदम चमकीला जैसा कुछ हमें प्रतीत होता है, चमचम चमाते हुए। वो किस कारण है, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है प्रकाश के परावर्तन और व्यतिकरण का। यही दो कारण से प्रकाश की जो झाग में चमचमाता हुआ रंगीन कुछ दिखाई देता है। ठीक, तो इसे हम दिमाग में रखेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ, हीरे से कांच में। जब प्रकाश हीरा से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। प्रकाश जो होता है जब हीरे से कांच में जाएगा तो क्या होता है, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। याद रखेंगे। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, क्या है, तो पूर्ण अभ्यंतर यानी आंतरिक परावर्तन होता है। देखिए, जो मैं आप लोग सुने होंगे कि जो डॉक्टर लोग इंडोस्कोपी करता है, तो जो पाइप होता है उस पाइप पता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। उसमें प्रकाश जो है क्या होता है कि उसकी दीवार से टकराते 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 और बाहर निकल जाती है, और शरीर के अंदर जो भी हम जब पाइप उसको लगाते हैं तो अंदर का जितना भी पार्ट होता है उस सबका फिगर लेती है, जिसको हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर का ही उसमें महत्व होता है। ठीक है, देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ एक डिटेल बता रहा हूँ, एक ताकि आपके अंदर कोई प्रकार का हेजिटेशन नहीं रहे। अगर आपके अंदर कोई प्रकार का क्वेश्चन क्रिएट होता है तो कमेंट में आप लिख कर भेज सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा, हर आपकी समस्या का निदान करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। परिघाटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक ऐसा परिघटना है जिसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर हमारे जीवन के जीने के तरीका को बदल दिया है, बहुत यूज हो रहा है इसका डॉक्टरी लाइन में, मिसाइल के क्षेत्र में, आपको रेलवे के क्षेत्र में बहुत तरह का इसका जो है यूज किया जा रहा है। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रभावित होता है। देखिए, तंतु प्रकाश तंतु यानी तंतु किसको बोलते हैं, फाइबर को। तो तंतु प्रकाशिकी यानी ऑप्टिकल फाइबर संचार में संकेत प्रभावित होता है, क्या, तो प्रकाश तरंग के रूप में। यानी जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें प्रकाश तरंग के रूप में प्रकाश गमन करती है। ठीक है, अब है यहाँ पे कुछ कथन दिया है, उस कथन पे हमें विचार करने लायक है। हम विचार करेंगे कि ये जो 4 कथन दिए गए हैं, चारों कथनों को हम एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर हम विचार करेंगे कि कौन कौन कथन सही है। ठीक है, तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। दिया हुआ है, तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। एकदम सही फैक्ट है, इसमें कोई प्रकार का संकोच की जरूरी नहीं है। हमने पहले ही बता दिया था कि प्रकाश जो है, प्रकाश तंतु है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है, यानी
पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे काम करती है, जो कि हमारा फर्स्ट लाइन में दे दिया है। तो ये लाइन हमारा सही है। सेकेंड में दिया है प्रकाश तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। हाँ, एकदम सही है। प्रकाश तंतु जो संचार तंत्र है उसमें ऊर्जा का उपभोग मतलब खपत क्या होता है, काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम खपत में प्रकाश तंतु काम करता है और उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। 3 नंबर भी एकदम सही है, एकदम सही है। क्योंकि देखिए प्रकाश तंतु होता है रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। वो रेडियो तरंग के रूप में काम नहीं करती है। प्रकाश रेडियो तरंग के रूप में नहीं, उसका एक रेडिएशन अलग होता है। उसका एक रेडिएशन हम लोग क्या होता है, जहाँ से प्रसारण होता है वहाँ से छोड़ा जाता है और वो रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है रेडियो, जिसकी वजह से वो रेडियो हम लोग चला पाते हैं। जो जहाँ जैसा जो स्टेशन हो, एफएम हो या कोई प्रकार का हमें देखना हो सुनना हो तो हम अपने मनपसंद सुनते हैं। तो याद रखेंगे जो प्रकाश तंतु होता है वो रेडियो आवृत्ति अवरोध से क्या होता है, मुक्त होता है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है, यानी समृद्ध है। यहाँ लिखना चाहिए इसको समृद्ध, तो सन्नद्ध लिख दिया है, हल्का मिस राइटिंग हो गया है। ठीक है, भारत में प्रकाश तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग क्या है, समृद्ध है। ये कथन गलत है। क्या है, रिलायंस उद्योग नहीं है, कोई और है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त क्या किया जाता है, तो एंडोस्कोप किया जाता है। एकदम सही है। मरीज के जो पेट के अंदर क्या क्या विकार है, क्या क्या बीमारियां हैं, उसको एक परीक्षण के लिए क्या करता है डॉक्टर, एंडोस्कोपी करता है। एक ऑप्टिकल फाइबर वाला पाइप को जो है अंदर भेजता है और उसके माध्यम से उसका फिगर लेता है, साफ साफ फिगर लेता है, उसको स्क्रीन पे देखता है कहाँ पे क्या फॉल्ट है। तो वो हमारा पाइप जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है, इसे याद रखेंगे। देखिए मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दिमाग में रखेंगे। मृग तृष्णा उदाहरण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। देखिए मृग मरीचिका बोले या मृग तृष्णा बोले, ये दोनों को दोनों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। एकदम दिमाग में रखेंगे इसे हम। देखिए यहाँ पे कथन वाला कुछ है, कुछ ऐसा फैक्ट दिया हुआ है जिस पर हम विचार करेंगे। कहने का अर्थ है कि एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन दें, बल्कि कुछ स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन होते हैं। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही नहीं देंगे, कुछ कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन ही नहीं देंगे, तो एग्ज़ाम का महत्व ही क्या रहेगा। सारे बच्चे लोग 100 में 100 मारेंगे। इसलिए कुछ कन्फ्यूज करने के लिए, हमारी IQ को टेस्ट करने के लिए ये सब कथन टाइप का क्वेश्चन देता है कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ तथ्य दिया हुआ है, जैसे निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें कौन कौन सा जो है प्राकृतिक तथ्य यानी नेचुरल फैक्ट है, तो दिया हुआ स्थलीय तापन, 2 में दिया हुआ प्रकाश परावर्तन, 3 में दिया हुआ प्रकाश अपवर्तन और 4 में दिया हुआ प्रकाश विवर्तन। ठीक है, तो इसमें नेचुरल फैक्ट को हमें चुनना है। तो नेचुरल फैक्ट कौन सा है, आपका स्थलीय तापन। स्थलीय जो तापन है एकदम नेचुरल फैक्ट है, क्योंकि जो धरती है, धरती जो गर्म हो जाती है, तो क्या हम गर्म, मानव गर्म थोड़े करता है, सनलाइट के माध्यम से गर्म होता है, नेचुरली होता है। ठीक है, 3 नंबर दिया हुआ है कि प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन। ये सबसे पहले हम जानेंगे कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, और इसमें सबसे नीचे दिया हुआ है इनमें से वह तथ्य जिसके कारण मरीचिका बनती है। हाँ, इस चीज़ पर हम ध्यान देंगे, इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे
कि ये चार जो ऑप्शन दिए हैं, इस चार ऑप्शन में कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण मरीचिका बनता है। तो वह दो ही कारण हैं। एक होता है स्थलीय तापन। क्या होता है? स्थलीय तापन। स्थलीय जो तापन होता है उसके कारण से भी, और प्रकाश के अपवर्तन, ये दो कारण से मरीचिका बनते हैं। किस कारण से मरीचिका बनते हैं? तो दो कारण से मरीचिका बनते हैं। पहला स्थलीय तापन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसे एकदम दिमाग में रखेंगे, क्योंकि एक इस तरह के क्वेश्चन ही देते हैं एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। एक कटा हुआ हीरा जो डायमंड होता है, वो जिसे हम डायमंड को देखते हैं ना, तो कितना एकदम जगमगाता हुआ दिखाई देता है। आखिर क्या नेचर है, किस कारण से उतना जगमगाता है? वो क्या काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, और काफ़ी वो महंगा भी मिलता है। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ भी है वो, अगर देखा जाए सजावट के रूप में, या एक आभूषण के रूप में देखा जाए, या एक सौंदर्य के रूप में देखा जाए, तो सबसे महंगा पदार्थ होता है डायमंड। ठीक है, तो डायमंड इतना जो जगमगाता है वो किस कारण से जगमगाता है? तो इसका भी कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही हीरा भी जगमगाता है। एकदम दिमाग में रखेंगे इसे। उचित रीति के कटे हीरे की साधारण चमक का आधारभूत कारण है। बता रहा है यहाँ पे, उचित रीति के कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? यानी आधारभूत कारण है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। क्या होता है? रीति, जो उचित रीति का कटा हुआ जो असाधारण, यानी असाधारण होता है कि साधारण से बिल्कुल ज़्यादा, सामान्य से बिल्कुल ज़्यादा चमक होती है उसमें। उसका कारण क्या है? तो अति उच्च अपवर्तन होता है। उसका अति उच्च अपवर्तन के कारण असाधारण उसमें चमक होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट वाला है क्वेश्चन। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिल मिलाता है। सही बात है। हीरा जो है अपने ही आकार का अगर कांच हो, उसी के आकार का कांच हो, और उसी के आकार का वही हीरा भी हो। हीरा जो है, हीरा जिस रूप में होता है, जिस आकार का होता है, उसी के आकार का अगर कांच रख दीजिए और एक साइड में हीरा रख दीजिए, तो हीरा हमें काफ़ी चमकता जगमगाता हुआ प्रतीत होगा। क्योंकि हीरे में जो प्रकाश की परिघटना होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। इसलिए हीरा इतना जगमगाता चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कांच में क्या होते है? कांच में परिघटना नहीं होती है, इसलिए कांच हमें उतना चमकदार दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, एकदम, यानी ए नंबर एकदम सही फैक्ट है, कथन है, स्टेटमेंट है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ये गलत है। हीरा का जो अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ये गलत है। क्योंकि हीरा कांच से क्या होता है? अधिक घनत्व वाला पदार्थ है। कांच से उसका ज़्यादा घनत्व होता है, तो जिसका जितना ज़्यादा घनत्व होगा उसमें प्रकाश का अपवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए कांच से ज़्यादा हीरा का घनत्व ज़्यादा है, तो हीरा में अपवर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है? कम बता रहा है। यानी हमारा ये जो आर नंबर का जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत होगा। देखिए, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? यानी कोई ही वस्तु है, उसका 3 डायमेंशनल प्रतिरूप देना है, उसको त्रिविमीय रूप देना है उसको। तो त्रिविमीय रूप देने का जो तकनीक है, उस तकनीक का नाम होता है होलोग्राफी। यानी किस तकनीक के कारण किसी वस्तु का 3 डायमेंशन हम रूप देते हैं, त्रिविमीय प्रतिरूप देते हैं, तो होलोग्राफी के कारण हम किसी वस्तु का क्या 3 डायमेंशनल प्रतिरूप देते हैं। एकदम दिमाग में रखेंगे इसे।
एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेज पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। देखिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक पुंज है, पुंज मतलब क्या होता है, एक इकट्ठा, एक समूह, एक गुच्छा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को, कोई इलेक्ट्रॉनिक पुंज है, समूह है, को फास्फोरस कोटेड, कोटेड मतलब एक सांख्यिकी रूप से उसको एक संख्या रूप से कोटेड किया गया है, या कि एक कलर रूप से उसको कोटेड किया गया है। तो पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना, उस प्रतिबिंब को पर्दा पर फिर लाना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन, ठीक है। अब देखिए, रोस्टर स्कैन के बारे में तो हम डिटेल नहीं समझाएंगे, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट रोस्टर स्कैन का काम तो नहीं करता हूँ, बस उसका हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। हमें तो ये सभी टाइप का अभी इसमें नॉलेज लेना है। उसके बाद है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, तो सभी पारदर्शी माध्यम से। देखिए, बोल रहा है कि रमन प्रभाव का संबंध प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, यानी वैसे प्रकाश जो आर पार चली जाती है। क्या होती है? आर पार, यानी किसी माध्यम को आर पार कर जाती है, तो वैसे प्रकार के ही प्रकाश के लिए रमन प्रभाव संभव है। जो प्रकाश किसी वस्तु को आर पार नहीं करे, उसके लिए रमन प्रभाव क्या है? संभव नहीं है। इसलिए हम बता रहे हैं कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, यानी सभी पारदर्शी माध्यम के, जो सभी पारदर्शी माध्यम की आर पार चली जाती है, उसी के लिए रमन प्रभाव संबंध क्या है? संभव है। याद रखेंगे। ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी ध्वनि के रिप्रोड्यूसिंग पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। सीडी का मतलब क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क। जो हम लोग पहले पुराने ज़माने में जो एक क्या होता है, एक सर्कल के आकार का, यानी एक वृत्त के आकार का गोला जो सीडी होता था। सीडी में देखने पे क्या होता है? सातों रंग का प्रकाश हमें दिखाई देता है और एक चमकता हुआ दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है, उस यानी ध्वनि के रिप्रोड्यूसिंग के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे इसे। जब एक सीडी यानी कम्पैक्ट डिस्क ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कम्पैक्ट डिस्क सीडी का मतलब क्या होता है? ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कम्पैक्ट डिस्क। तो बता रहा है, जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसका सही व्याख्या की जा सकती है। तो आंसर में दिया हुआ है परावर्तन एवं विवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन एवं डिफ्रैक्शन। इसी परिघटना के कारण जो सीडी जो होता है, सीडी को जो हम देखते हैं तो इंद्रधनुष के समान हमें उस दिखाई देता है। तो सीडी इंद्रधनुष के समान दिखाई देने के कारण क्या है? तो परावर्तन तथा विवर्तन, यही दो कारण से सीडी इंद्रधनुष के समान दिखाई देता है। इंद्रधनुष के समान उसका रंग दिखाई देता है, ठीक है ना। इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर कुछ स्टेटमेंट वाला आया, यानी हर कुछ 2-4 क्वेश्चन के बाद स्टेटमेंट वाले हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि बहुत ही इसका महत्व है। हम कितना, हमारा रीडिंग पावर है, हमने कितना, हमें अंडरस्टैंडिंग पावर है, इस चीज़ को दर्शाता है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वही विद्यार्थी कवर कर पाएंगे जो किसी भी टॉपिक को एकदम विस्तार से पढ़ते हों, उसके बारे में गहन अध्ययन करते हों, गहन नॉलेज लेते हों, वही लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो आइए इसे हम जानेंगे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में दिया हुआ है दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। ये हमारा गलत है। क्या होता है? ये गलत है, क्योंकि दीर्घ तरंग वाले प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो लघु तरंग वाले प्रकाश के प्रकीर्णन से कहीं क्या होता है? कम होता है, लेकिन इसमें दिया है अधिक, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है, ये भी गलत है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलयमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, ये हमारा क्या है? एकदम सही है। यहाँ बोला रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलयमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, एकदम सही है। अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है, एकदम सही है। यानी कहने का अर्थ है जैसे देखिए आप जाइएगा ना, मेन हाईवे में जाइएगा तो देखिएगा कि कुछ कुछ फिक्स रेंज पे जो है आपको एकदम रोड के बीच में पोल लगा, उस पोल पे क्या है ना, वो जो है आपके स्पीड को काउंट करने के लिए आप कितना स्पीड से जा रहे हैं, एक मशीन लगाया हुआ है, आपको रीड कर लेगा। आपकी जो गाड़ी का जो गाड़ी का जो नंबर प्लेट है, ये गाड़ी के ऊपर में कुछ ऐसा कोड दिया होता है, उसको रीड कर लेता है। उसमें क्या होता है, आपका सारा अकाउंट, आपका टोटल डिटेल रहता है, उसको स्कैन करके तुरंत स्कैन करेगा और आपके पास इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको चालान काट देगा वो। अगर आप उतना चालान नहीं जमा करते हैं तो आप पर कानूनी रूप से सरकार कार्रवाई करती है, आपको जेल के अंदर में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे जैसे साइंस टेक का बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या है, हमारी सुरक्षा के प्रति तरह तरह के साधन का उपयोग किया जा रहा है। मानव के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, मानव के साथ जो गलत गलत कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए, दूर करने के लिए सरकार क्या है, साइंस और टेक पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। पहले तो हमें देखने को नहीं मिलता है था, लेकिन आज हर इंडिया की हर स्टेट में हर रोड पे उस तरह की स्पीड मीटर लगा दिया गया है। कोई गाड़ी कितना तेज़ से चल रही है उसके स्पीड को जानने के लिए, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में हम गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटना की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इस चीज़ को कम करने के लिए जो है इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें दिया हुआ है कि अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस जो है डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का प्रयोग करती है। तो कहने का अर्थ है कि उसमें जो वेव का प्रयोग होता है, उसमें जो तरंग का प्रयोग होता है वो लघु रेडियो तरंग होता है। वो क्या होता है? लघु रेडियो तरंग होता है। उसी प्रभाव के कारण जो है वो मशीन काम करता है और चालक की स्पीड को पता कर लेता है कि किस स्पीड से जा रहा है। अगर एक लिमिट स्पीड से आप ज़्यादा स्पीड चला रहे हैं, यानी उस ट्रैफिक का रूल है कि इतना स्पीड में गाड़ी चलाना है, अगर उससे आप ज़्यादा स्पीड गाड़ी चला लिए तो आपका चालान कट जाएगा। इसलिए हमें देखिए, हम कहने का अर्थ है कि आज जो हमें पढ़ रहे हैं, आज हम जो जानकारी ले रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हम एग्ज़ाम के लिए ले रहे हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारी लाइफ में प्रयोग होने वाले ये बहुत क्या है, यूजफुल जानकारी है। इस तरह की जानकारी हर इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि सेफ लाइफ जीने के लिए जानकारी जरूरी है। एक यहाँ जो 4 स्टेटमेंट दी हुई है, 4 स्टेटमेंट में 3 और 4 ही स्टेटमेंट, 3 और 4 नंबर के स्टेटमेंट ही सही है, बाकी गलत हैं। तो आगे हम देखेंगे। फिर हमारा एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकेंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। यानी जो चलचित्र होता है,
जो चलचित्र हम लोग देखते हैं, जैसे सिनेमा को चलचित्र बोलते हैं, तो हम किसी भी सिनेमा में जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, तो उसमें बता रहा है कि जो वो मूवी, वो जो फिल्म होता है, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक यानी 24 फ्रेम प्रति सेकेंड प्रक्षेपित किए जाते हैं, तब हम उसे देख पाते हैं, तब फिल्म देख पाते हैं। ठीक है, यानी स्टेटमेंट ए सही है। आर में दिया हुआ है आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकेंड तक रहता है, एकदम गलत है, एक गलत है। 0.1 सेकेंड तक रहता है, गलत है। दूसरा में दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है, वक्राकार है। यहाँ बोल रहा है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है, वक्राकार है। हाँ, एकदम सही है। हमारी पृथ्वी क्या है, कर्व के फॉर्म में है, स्फेरिकल है, तो स्फीयर क्या है, घुमावदार है। तो क्या है कि यहाँ बता रहा है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते, कारण क्या है, तो पृथ्वी की सतह क्या है, वक्राकार है, यही कारण है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। दूरदर्शन के प्रसारण में जो श्रव्य संकेत है, ध्वनि जो संकेत है, यानी श्रव्य यानी बोलने वाला जो संकेत है, उसका प्रेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक का नाम क्या है, तो आवृत्ति मॉड्यूलन। क्या है, आवृत्ति मॉड्यूलन, याद रखेंगे इसे। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है हमारे आँख की जो रेटिना पर, आँख की रेटिना को क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर जो चित्र बनता है वह चित्र कैसा होता है, तो वह चित्र क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। एकदम आँख में देखिए हमारी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, लेकिन उसको हम सीधा देखते हैं। क्यों देखते हैं, तो समंजन क्षमता के कारण। हमारे आँख में एक प्रकार का समंजन क्षमता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को जो है, उल्टे वस्तु को सीधा करके देख लेते हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, वह है उल्टा तथा वास्तविक। एकदम सही है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वो क्या होता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक तथा क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त होता है। कारण क्या है, क्योंकि इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। अगर एक आँख हो तो एक आँख से हमें उतना दूरी और गहराई का अच्छा से एहसास नहीं हो पाएगा, लेकिन जब दो आँख होता है तो हमें अच्छा से दूरी और गहराई का एहसास होता है। याद रखेंगे इसे। यहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। इसका कारण क्या होता है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश। देखिए प्रकाश को अगर एकदम हम क्या होता है, एकदम पूरा सीधा देखिए, जैसे लाइट हम सनलाइट आ रहा है, एकदम सन की तरफ सीधा हम देखना शुरू कर दिए, तो हमारे आँख का क्षति हो सकता है। क्षति इसलिए हो सकता है कि आँख पर सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट प्रकाश होता है। अल्ट्रावायलेट प्रकाश होता है जो हमारे आँख के लिए क्या है, नुकसानदेह है। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। कोई तारा का रंग जो हमें दर्शाता है वो ताप के कारण ही उसका रंग हमें प्रतीत होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, धूलकण है। प्रकाश का जो विसरण होता है वो किस कारण से होता है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण के कारण ही प्रकाश का विसरण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ दिया हुआ है, यदि मैजेंटा को रक्ताभ या नील लोहित रंग बोलते हैं। यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त
एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग क्या होगा, लाल होगा। ये कथन गलत है कि सही है? सही है, क्योंकि मैजेंटा और पीला ये दोनों नो मिल करके लाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाल रंग बनाते हैं। एकदम सही है। यदि यदि सियान और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग कैसा होगा? तो नीला होगा। ये भी कथन क्या है? सही है। ठीक है, यानी सियान को बोलते हैं हरिताभ नीला। ठीक है, सियान रंग और मैजेंटा रंग, ये दोनों रंग के एक सर्कल है। दोनों सर्कल को अगर हम एक साथ घुमाएं तो अगर दोनों एक दूसरे को और काटना शुरू कर दें तो वहाँ पे हमको कौन सा रंग प्रतीत होगा? तो वहाँ पे हमको नीला रंग प्रतीत हो। क्या प्रतीत होगा? नीला रंग। ठीक है, इसे दिमाग में रखेंगे। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग जो सनलाइट का जो रंग है वो तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है, याद रखेंगे। वो आवृत्ति से निर्धारित नहीं होता है, वो ताप से निर्धारित नहीं होता है, वो सिर्फ निर्धारित होता है तो तरंगदैर्घ्य से यानी वेवलेंथ से निर्धारित होता है। सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। सबसे लंबा वेवलेंथ किसका होता है? लाल रंग का होता है, याद रखेंगे। सबसे कम वेवलेंथ बैगनी का होता है। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग बैगनी है। यानी दृश्य वर्ण यानी जिस जो हमको देखने में सहायक होता है उसको दृश्य प्रकाश बोलते हैं। तो दृश्य वर्ण क्रम में जो यानी प्रकाश का जो पट्टी है उस पट्टी में सबसे कम वेवलेंथ वाला हमारे कौन सा रंग है? तो बैगनी रंग है। बैगनी का सबसे कम वेवलेंथ होता है यानी तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा किसकी होती है? तो नीला प्रकाश की होती है, याद रखेंगे। इस सब में उच्चतम ऊर्जा किसकी होती है? तो नीला प्रकाश की होती है। सबसे लंबा वेवलेंथ लाल रंग का होता है, याद रखेंगे इसे। सबसे लंबा वेवलेंथ किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। सबसे कम वेवलेंथ बैगनी का होता है। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला क्या होता है? बैगनी होता है। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, ये तो हमने पढ़ लिया है, हमने इसे अध्ययन किया था। यहाँ पढ़ेंगे। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, हमें यानी जो सूर्योदय होता है उसके पहले कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देना शुरू कर देता है। इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन है। क्षिति मतलब क्या होता है? जमीन हमारे धरती के समीप सूर्य जो है ये क्या होता है? लगता है कि बहुत बड़ा आकार में हो गया है, तो उसके कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के दृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। सूर्य के प्रकाश के जो अदृश्य भाग है उससे क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया द्वारा प्रकाश का संश्लेषण किया जाता है। दिमाग में रखेंगे इसे। देखिए, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि क्या होता है? इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा वो सबसे अधिक दूर तक दिखाई देता है। तो सूर्य के 7 प्रकाश में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? तो लाल का होता है। इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल में देखिएगा आप लोग ज़्यादा लाल कलर का ही प्रयोग होता है, लाल कलर के सिग्नल का प्रयोग होता है। ये हम इसे ध्यान में रखेंगे। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, ये भी क्या है? एकदम सही है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह भी सही है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है लेकिन वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, याद रखेंगे। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है किसी प्रकाश को क्या है? मतलब बट जाना, यानी अलग अलग डायरेक्शन में बट जाना, छीटा पूरा जो है ना उसका वो फैल जाना, तो वो कम फैलता है।
ठीक है, क्योंकि उसको वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो क्या है, एकदम सीधा तय करेगा और ज़्यादा रेंज तय करेगा, इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, आकाश क्या है, हम नीला नीला दिखाई पड़ता है, तो आकाश को नीला दिखाई पड़ने का कारण क्या है, तो कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश क्या है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई क्यों देता है, तो क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, ठीक है। खतरे के संकेतों की लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसमें दिमाग में रखेंगे, सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए वेवलेंथ ज़्यादा होगा। सबसे कम अगर प्रकीर्णन होगा, इसका अर्थ है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए क्या है, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, एकदम सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, एकदम गलत है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, एकदम सही है। यानी 1, 2, 3 कथन में कथन 1 और कथन 3 एकदम सही कथन है। सूर्य तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होना प्रकाश का प्रकीर्णन है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। लेकिन हम लोग जब पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, वो हमें नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे अंतरिक्ष में नीला प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमें वो आकाश हमें काला दिखाई देता है अंतरिक्ष से। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह काला दिखाई देता है, एकदम सही है। समुद्र नीला प्रतीत होता है तो क्या है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के परावर्तन, समुद्र नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, ठीक है। प्रकाश सबसे पहले क्या होती है, परावर्तित होती है, उस पर आइए, और जल के कण क्या करते हैं, उसको प्रकीर्णन कर देते हैं, उसका क्या है, प्रकीर्णन कर देते हैं। तो जल में जब हम जो प्रकाश होता है वो प्रकाश सबसे पहले समुद्र पे आएगा, यानी क्या है, इंसिडेंट होगा, वहाँ पे आपतित होगा, और वो प्रकाश के अंदर जाएगा, समुद्र के अंदर जाएगा, पानी के जब अंदर जाएगा तो उसका प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन नीला का होगा, तो इसलिए वो क्या है, नीला दिखाई देगा हमें। ये जो है कुछ साइंटिफिक रीज़न है, हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न होता है, कौन चीज़ क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है, तो सबके एक साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारित बोल रहे प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर क्या है, आधारित है, सही है। मान लीजिए पृथ्वी से पक्षगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को दिखाई देगा पीले रंग का, पीले रंग का, याद रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है अंतरिक्ष यात्रियों को, रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर कैसा दिखाई देगा, वो पृथ्वी पर पीला दिखाई देगा, इसे याद रखेंगे।
कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। यानी कोई भी कार हो या कोई भी वाहन हो तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। वो पीछे के सारे क्षेत्र के, यानी रोड के पीछे कौन सी गाड़ी आ रहे हैं वो सब का क्या है फिगर लेता है, और सब उससे हमें पता चलता है कि हमारे पीछे से कौन सी गाड़ी आ रहे हैं, किस दिशा में आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं कि उस साइड आ रहे हैं, हमें पता चल जाता है। इसलिए कह रहे हैं कार के पीछे यातायात के दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पण के रूप में। ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दाढ़ी का आकार, जब हम दाढ़ी शेविंग करते हैं तो कुछ हमारा दाढ़ी छूट जाते हैं, तो पता नहीं चलता है कि कौन सा दाढ़ी छूट गया या अच्छा से बन पाया है कि नहीं। तो जब अवतल लेंस जो होता है, अवतल जो दर्पण होता है वो क्या होता है, उसको बड़ा करके दिखाता है, जिससे कि हमें वहाँ प्रतीत होता है कि हमारा दाढ़ी एकदम अच्छा से बना है कि नहीं। ठीक है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन जो सबसे उचित है वह है तो ऊपर उजला और नीचे काला। देखिए, जो छाता हम धूप से बचने के लिए यूज करते हैं वो ज़्यादा अच्छा वही छाता होता है जिसका ऊपर से क्या है, ऊपर से उसका वाइट कलर से कलर किया गया हो और नीचे से काला। तो क्या होता है कि जो वाइट कलर पर लाइट का क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है, वाइट कलर रहेगा तो सूर्य प्रकाश की अधिकांश मात्रा को क्या है रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो जो है हमें गर्मी महसूस नहीं होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हम छाता की एक छाँव में हैं, हमें ठंडा महसूस होगा। और ब्लैक कलर क्या होता है, ब्लैक जो नीचे से जो ब्लैक रहेगा तो हमें क्या होता है, वो प्रकाश का प्रभाव नीचे नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब हम देखेंगे खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब बना होता है काल्पनिक और क्या होता है, बड़ा होता है। जो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है, जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी। देखिए, दो समतल दर्पण एक दूसरे के क्या पैरेलल हैं, तो उसमें हम बीच में कोई अगर ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं तो हम दोनों तरफ जब देखते हैं तो अनंत प्रतिबिंब बनता है, उसका अनंत लगेगा कि वो दर्पण के अंदर उससे ऐसा लगे अनंत प्रतिबिंब बनता चला गया है। ठीक है, उसका कोई अंत नहीं होता है, याद रखेंगे इसे। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर बनेंगे अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। क्या है, प्रकाश की एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर क्या है, उसका प्रतिबिंब अनंत बनेंगे। जैसे देखिए, दो समतल दर्पण है, उसके बीच में आप एक बल्ब रख दीजिए। बल्ब क्या है, प्रकाश स्रोत का ना काम है, प्रकाश जहाँ से बल्ब भी प्रकाश क्रिएट करता है। तो बल्ब को जो हम दो समांतर दर्पण के बीच जब रख देंगे तो देखेंगे कि उस दर्पण में लगेगा कि अनंत बल्ब है, अनंत बल्ब की संख्या अनंत दिखाई देगा। ठीक है। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन 2 थीटा होता है। जब हम दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित करेंगे तो उसका परावर्तित किरण क्या हो, सीधे दुगुना थीटा से घूर्णित हो जाएगा। यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की एक छोटी छोटी मणिकाएं उस पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगता है। कह रहा है कि यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगता है। ठीक है। दूसरा कथन है, प्रकाश पुनः परावर्तित
होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता है हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। देखिए, दोनों सही है, एकदम सही है। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांति कोण से अधिक होता है, एकदम सही है। यातायात संकेतों पर जड़ी हुई संकेतों की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर पड़ने वाले प्रकाश पर तेजी से चमकने लगता है, ये भी सही है। यानी कथन ए और कथन आर दोनों सही है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? प्रकाश के 7 रंग को अलग करने का अलग तरीका क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म से आप प्रकाश, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से इंसिडेंट करो, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर, जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर इंसिडेंट करते हैं, आपतित करते हैं, तो क्या है, वो जब प्रिज्म से प्रकाश होकर जब बाहर निकलता है तो 7 अलग अलग प्रकाश की पट्टी में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को 7 अलग अलग भागों में बांटने का एक ही तरीका है, तो उसे प्रिज्म से गुजार दो, बंट जाएगा 7 पट्टी में। ठीक है, एकदम हमने समझा इसे। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो जैसे इंद्रधनुष से नीला, हरा, पीला, सही है। ऐसे में 7 रंग होता है, जिसको एक क्या होता है, इसे भिबजियोर बोलते हैं, भिबजियोर या बैनिया पिनाला। उसको जैसे हम अगले वीडियो में, प्रकाश के हम अगले वीडियो में क्या है जो है, इसे हम दर्शाएंगे, बताएंगे कि प्रकाश 7 अलग अलग पट्टी में बट जाती है और उनके रंगों का क्रम क्या है, अब प्रत्येक रंग, प्रत्येक कलर का वेवलेंथ क्या है उसका। ठीक है, इस चीज़ को हम बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में भी बताएंगे अगले वीडियो में। जब धूप वर्षा की बूंदे पर गिरती है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है वह कौन सा है? तो परिक्षेपण, अपवर्तन तथा आंतरिक परावर्तन। यानी कहने का अर्थ है कि जब बूंद होता है, जब सूरज के प्रकाश जब किसी बूंद, पानी के बूंद पर जब पड़ता है तो क्या होता है, इंद्रधनुष, उस पर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनता है तो कारण क्या है, इस किस परिघटना के कारण इंद्रधनुष बनता है? तो प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश के अपवर्तन तथा प्रकाश के आंतरिक परावर्तन, इन 3 परिघटना के कारण बूंद पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह इंद्रधनुष के कारण इंद्रधनुष जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इसे दिमाग पे रखेंगे। नीला, हरा, पीला तथा लाल रंग में से इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई पड़ता है तो हरा, याद रखेंगे, हरा सबसे बीच में होता है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट होते हैं, तो बैगनी और लाल क्या होते हैं? सीमांत वर्ण पट का मतलब होता है कि इंद्रधनुष का जो रंग का जो पट्टी है, उस पट्टी के दोनों छोर पर कौन कौन कलर होते होंगे? तो एक छोर पर बैगनी होगा और एक छोर पे लाल कलर होगा। एक 2 कथन दिया गया है। एक, छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। ये हमारा कथन सही है। प्रकाश की अपवर्तन के कारण ही जब हम किसी वस्तु को, जब हम वाटर में देखते हैं तो जहाँ हम देखते हैं वास्तव में वहाँ उसका पोजीशन नहीं होता है, उसका पोजीशन कहीं और होता है, लेकिन दिखता कहीं और है। ठीक है, जब हम किसी डंडे को हम पानी के अंदर में डुबोते हैं तो वो डंडा देखना एकदम सीधा नहीं देखा है, पानी में अंदर जाते ही ऐसे लगता है कि 90 डिग्री या 60 डिग्री एंगल पे मुड़ गया हो। इसका कारण क्या है? कारण है प्रकाश का अपवर्तन कारण है। और जो हमारा कथन ए दिया हुआ एकदम सही है। कथन आ रहा है कि छड़ी से आने वाले प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। कथन आर गलत है। आगे पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। एकदम सही है। क्या है? एकदम सही है। अगर हम एक पानी की बाल्टी हो, उसमें हम कोई एक सिक्का डुबा देते हैं, या कोई बच्चा को हम बोलेंगे भाई डुबा कर देखो, जब वो सिक्का डुबा देता है तो देखता है कि सिक्का ऊपर दिखाई दे, उसको लगता है कि सिक्का ऊपर उठा हुआ है, लेकिन सिक्का उठा नहीं, बल्कि वो उस तल में होता है, सबसे नीचे के तल में होता है सिक्का, लेकिन लगता है कि वो ऊपर उठा हुआ है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जब तल के ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। दोनों कथन सही है, दोनों सही है, दोनों का बात दोनों एक ही दिया हुआ है, दोनों का अंडरस्टैंडिंग सेम है, इसलिए दोनों सही है। जल में वायु का बुलबुला जिस भांति व्यवहार करता है या करेगा वह क्या है? अवतल लेंस। देखिए, जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो जल के अंदर तो उत्तल होता है, लेकिन बाहर से जब वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। बाहर में वो अंदर होता है, लेकिन बाहर में उसका जो एक्टिविटी होता है वो अवतल लेंस की तरह होता है। ठीक है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार होता है तो अपसारी लेंस के जैसा, या दिमाग में रखेंगे, यानी अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की निम्नतम ऊंचाई होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि किसी समतल में, किसी हम मिरर के सामने, समतल दर्पण के सामने अगर हम खड़ा हो जाते हैं, उसमें हमारा इमेज को, अपना पूरा इमेज को देखने के लिए कम से कम शीशा का कितना ऊंचाई होना चाहिए? तो व्यक्ति का जितना ऊंचाई है उससे कम से कम व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। अगर उससे कम है तो हमारा दिखाई नहीं देगा पूरा, उससे ज़्यादा है तो दिखाई देगा ही नहीं। कम से कम व्यक्ति का आधा जरूर होना चाहिए, तभी हमारा शीशा, हम शीशा में अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे। ठीक है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। आपसे हमने क्या बताया कि अनंत, हमने ये भी बताया कि जब दो समतल दर्पण के बीच, अगर दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के पैरेलल हो और उनके बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका अनंत प्रतिबिंब बनता है ना। ठीक है। लेकिन यहाँ बता रहा है समतल दर्पण, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, एकदम अनंत होती है, क्योंकि उसमें वो कर्व नहीं होता है। जो थोड़ा भी कर्व हो जाए, थोड़ा भी घुमावदार हो जाए तो उसमें फोकस दूरी क्या होती है, यानी उसका वक्रता त्रिज्या उसमें हो जाता है, वक्रता त्रिज्या उसमें खुद बन जाता है, उसकी अपनी वक्रता त्रिज्या होती है। लेकिन समतल दर्पण वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खाड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो देखिए हमने पहले क्या बताया था? हमने बताया था कि समतल दर्पण में अगर आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो कम से कम समतल दर्पण की ऊंचाई आपके आधा होना चाहिए। तो अगर ये व्यक्ति यहाँ बता रहा है, ये व्यक्ति अगर 1.5 मीटर लंबा है, अगर ये व्यक्ति उस दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो क्या होगा? उस दर्पण को व्यक्ति को कम से कम 1.5 मीटर के आधा करना होगा, यानी 0.75 मीटर होना चाहिए उस दर्पण को, तब व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख पाएगा। इसे हम बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। क्या है? एकदम दिमाग में रखेंगे इसे हम। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि निवारण के लिए क्या है? उत्तल लेंस को काम में लेते हैं। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस, दिमाग में रखना। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है।
इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एकदम गलत कथन है। दूरदृष्टि जिसका दोष है उसको हम उत्तल लेंस ना देंगे, तो इसमें बता रहा है अवतल लेंस, तो क्या है? गलत कथन है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यक्ति को क्या है? अवतल लेंस देंगे। क्या है? अवतल लेंस देंगे। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस देंगे? तो अवतल लेंस देंगे। निकट इसमें दिया है नतोदर या कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस आपको अवतल लेंस को ही बोलते हैं और कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस को बोलते हैं। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस के प्रयुक्त करके, अवतल लेंस का प्रयुक्त करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा हम निकट दृष्टि दोष को रोग मुक्त कर सकते हैं। देखिए हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जितने भी कंटेंट दे रहा है सारे कंटेंट को मैं चाह रहा हूँ कि हमारे हर विद्यार्थी इसे अंडरस्टैंड ज़्यादा करे, इस ज़्यादा समझे। तो मैं सबको एक समझाते हुए सबके रीजन बताते हुए मैं इसे स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो हमारा लंबा जाएगा। इसे नहीं घबराना हो। जो भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देखते हों उसे पूरा देखने का ज़रूर प्रयास करें, अधूरा नहीं देखें, क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो पूरा देखिए, अधूरा नहीं। ठीक तो है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? देखिए सही बात है, जब हम तीव्र प्रकाश में, यानी जिसे देखिएगा दोपहर के टाइम में क्या होता है, गर्मी के दिनों में दोपहर के टाइम में तीव्र प्रकाश होता है। उस प्रकाश के क्षेत्र से जब हम कुछ समय उस प्रकाश के क्षेत्र में हम समय बिता देते हैं और उसके बाद अचानक किसी अंधेरा कमरा में जाते हैं तो कुछ समय के लिए हमें पूरा जो है अंधेरा दिखाई देता है। कुछ समय के लिए वो कमरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। लगता है कि हमारा आँख में कुछ हो गया है। ठीक है ना? लगता है कि कुछ जो है ब्लाइंडनेस तो नहीं होगा, अंधापन तो नहीं हो गया, हम अचानक अचंभों में पड़ जाते हैं। लेकिन इसे नहीं घबराना चाहिए। इसका एक क्या है, साइंटिफिक रीजन है। आपके अंदर की कमी नहीं है, ये बाहरी कुछ कमी होता है, ये कुछ नेचर होता है जिस वजह से होता है। तो आइए इसमें हम जानेंगे क्या कारण है उसका। तो आँख का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूल होना। कहने का अर्थ है कि आप तो बाहरी परिवेश में थे, आप प्रकाश की मतलब परिवेश में थे, प्रकाश की में थे, लाइट में थे, तो आप उसके अनुकूल हो गए थे। लेकिन आप अचानक अंधेरा कमरा में आइएगा तो आपको उसके अनुकूल भी तो होना पड़ेगा, तभी तो आप उस कमरे को अच्छा से देख पाइएगा। इसीलिए वो व्यक्ति जो है जब तक उस कमरा के इन्वायरमेंट के अनुकूल नहीं होता है तब तक उसको कमरा क्या होता है, अंधेरा दिखाई देता है, अंधेरा। और जब थोड़ा समय बीत जाता है, उसके अनुकूल जब हो जाता है तो कमरा उसको स्पष्ट दिखना शुरू कर देता है। ठीक। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं। जो हम पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं तो स्टडी लाइट हम अपने सामने रख कर पढ़ते हैं ना, तो वो स्टडी लाइट ज़्यादा करके वो उत्तल लेंस के होते हैं। उत्तल लेंस ही ज़्यादा यूज होता है उसमें। देखिएगा बल्ब क्या होता है, बल्ब आपको धंसा हुआ होता है कि उठा हुआ होता है, गोला होता है और उठा हुआ होता है, चारों तरफ से उठा होता है, उत्तल लेंस से। उसके बाद आप और भी टर्च और भी देख लीजिए, जितना भी टाइप का स्टडी लाइट है सब में उत्तल लेंस के रूप में उत्तल लेंस यूज होता है। भले दर्पण के रूप में उसमें अवतल होगा, लेकिन लेंस हमेशा स्टडी लाइट में उत्तल लेंस होता है। दिमाग में रखेंगे इसे। आँख में संकेंद्रण होता है।
तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा आँख में संकेंद्रण किसके द्वारा होता है? तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। ठीक है, सही कथन नहीं है इसमें। ये देखेंगे कि कौन सा एक, इसमें तो कथन नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो दिया हुआ कथन है ये सही नहीं है। देखिए, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, एकदम गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि डॉक्टर कभी भी दांत, नाक, कान के विकार को पता करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? अवतल लेंस का प्रयोग करता है। इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग करता है क्योंकि अवतल लेंस में जब वो किसी वस्तु को देखता है तो उसका आकार बड़ा दिखाई देता है। जब आकार बड़ा दिखाई देगा तो उसके अंदर की जो भी विकार होंगे उसे स्पष्ट दिखाई देगा डॉक्टर को। इसलिए डॉक्टर जो है कान, नाक, आँख की जांच के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करता है, उत्तल लेंस का नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा? तो नतोदर दर्पण। खोज बत्ती, ठीक है ना, खोज बत्ती में नतोदर दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेमी होती है, याद रखेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। यानी हम जब किसी वस्तु को अपने आँख के पास लाते हैं तो देखिएगा, जैसे जैसे हम अपने आँख के पास लाएंगे, पूरा जब करीब ला देंगे तो उस पर लिखा हुआ राइटिंग हमें धुंधला दिखाई देगा। इसलिए धुंधला दिखाई देगा क्योंकि आप 25 सेमी से भी कम रेंज पे ला दी है आँख के पास। तो क्या होता है, आँख का एक लिमिट होता है ना, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने का एक लिमिट रेंज होता है। तो कम से कम 25 जरूर होना चाहिए। उससे अगर उससे भी कम कर देते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, या उससे बहुत ज़्यादा कर देते हैं तभी हमें वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए न्यूनतम आँख के निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। इसे हम दिमाग में रखेंगे। आँख की लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है तो सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकोचन से। हमारा जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती है वो सिलियरी मांसपेशियों के कारण ही आँख जो है हमारे आँख की लेंस का फोकस दूरी घटता या बढ़ता है। यानी नज़दीक में फोकस दूरी कम और ज़्यादा होने के कारण ही दूर और नज़दीक वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है ना, तो सिलियरी मांसपेशी क्या होती है कि जब आँखों पर दबाव बनाएगी तो छोटा हो जाएगा फोकस दूरी, जब जब दबाव कम बनाएगी तो फोकस दूरी बड़ा रहेगा। इस प्रकार से छोटा बड़ा फोकस दूरी काम करने के हमारे आँख की जो लेंस का दूरी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने का काम सिलियरी मांसपेशियाँ करती है। इसे हम हमेशा दिमाग में रखेंगे। ठीक है, यदि ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए, लेंस की क्षमता हम क्या करते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। डायोप्टर का सूत्र क्या होता है? D बराबर होता है 1/f। ठीक है ना, जहाँ एफ आपको सेमी में दिया रहता है, लेकिन उसको हम मीटर में कन्वर्ट करके हम जब भाग करते हैं तो हमारा डायोप्टर निकल जाता है। ठीक है, तो हमारे आँख का जो है पावर, अगर ऐनक की लेंस के पावर अगर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगा? 50 सेमी होगा। ठीक है, उसके बाद धूप के चश्मे की पावर होती है। तो धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। कितना होता है? तो 0 डायोप्टर होता है। कैमरे द्वारा द्वारक और कपाट गति का जो संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा वह है, यहाँ पे बोल रहा है कैमरे का जो द्वारक होता है और कपाट गति का जो संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा वह है f22,1/60। एक प्रकार का एक कोड है। ठीक है ना, जो कमरे के द्वारक और कपाट गति को बताता है। ठीक, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के जिस भाग से तुलना की जा सकती है वह है फिल्म। समझिए कि आँख की जो रेटिना है और जो फिल्म है, पर्दा है, दोनों सेम है।
आँख का जो रेटिना क्या है, एक फिल्म के ही समझिए, एक फिल्म है, फिल्म पर ही किसी प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब को, उसको उसके इमेज को प्राप्त किया जाता है। तो आँख का रेटिना एक क्या है, फिल्म है, ठीक है ना, फिल्म से तुलना की जाती है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल यानी रेटिना क्या है, दृष्टिपटल भी बोलते हैं या रेटिना भी बोलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में बनता है रेटिना पर। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य में कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। एकदम सही है। अगर हमें कोई वस्तु पीला दिखाई दे रही है, इसका अर्थ है कि वो पीला प्रकाश को हमारे तरफ रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए पीला दिखाई दे रही है। कोई वस्तु हमें लाल दिखाई देती है, इसका कारण है कि वो लाल प्रकाश को हमारे तरफ रिफ्लेक्ट कर रही है। यानी जो वस्तु जिस कलर का होता है वही कलर हमारे पास रिफ्लेक्ट करता है, तब हम उसको उस कलर में देख पाते हैं। ठीक, सबका एक साइंटिफिक रीजन होता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये है लाल, हरा, नीला। याद रखेंगे, लाल, हरा और नीला, इसको प्राइमरी कलर बोलते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं। दुनिया का जितने भी कलर है, संसार का जितने भी कलर है, इन्हीं 3 कलर से मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश भी इन्हीं 3 कलर से मिलकर बना है। तो इसी 3 कलर से मिला करके हम दुनिया को हर प्रकाश को हर कलर को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हम लोग टेलीविज़न प्रसारण में हम जो पिक्चर देखते हैं, उसी यही लाल, हरा और नीला रंग का प्रयोग किया जाता है, तभी हम रंगीन कलर में उसको रंगीन देख पाते हैं। ठीक है, यानी बोल रहा है कि एक टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। वो कौन कौन कलर है, तो लाल, हरा तथा नीला। एकदम दिमाग में रखेंगे। वे मूल वर्ण जिनमें टीवी के पर्दों पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं, वो लाल, हरा, नीला है। दोनों बात सेम ही है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग क्या होता है, सफेद होता है। यानी लाल, हरा, नीला तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो प्रकाश श्वेत हो जाता है, यानी पूरा व्हाइट प्रकाश हो जाता है। ठीक है, काला, पीला, लाल, काला, पीला, लाल तथा नीला में से प्राथमिक रंग नहीं है तो काला। देखिए, काला, पीला, लाल, नीला में से प्राथमिक रंग नहीं है तो काला नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि प्राथमिक रंग 3 ही होता है, लाल, हरा और नीला। 3 मूल रंग है। मूल मतलब प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग को इंग्लिश में प्राइमरी कलर बोलते हैं। तो 3 मूल रंग कौन कौन है, तो नीला, हरा और लाल। और मूल रंग किसे कहते हैं, तो मूल रंग उसे कहते हैं जिसको मिलाकर दुनिया का हर कलर प्राप्त किया जा सके, उसको उसी कलर को हम मूल रंग कहते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा पीले रंगों में से विषम है भूरा। भूरा जो है, क्या सूर्य के प्रकाश में कोई भूरा रंग होता है, नहीं होता है, भूरा रंग होता ही नहीं है, इसलिए कि सबसे डिफरेंट है। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूलि से सूर्य का अमाप, ठीक है, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारों का दिखना, उपयुक्त में से दृष्टि भ्रम है। यानी कहने का अर्थ है, दृष्टि भ्रम का मतलब ये है कि उपयुक्त में से कौन सी परिघटना नहीं होती है, तो गोधूलि से सूर्य का अमाप यानी दृष्टि भ्रम है, ये 1 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर में है आपका उषा काल में सूर्य का रंग, ये भी हो जाएगा। और 4 नंबर में आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी हमारा दृष्टि भ्रम है। क्या है, दृष्टि भ्रम है। हमसे मिस्टेक हो गया, हमने बोल दिया कि कौन सी परिघटना नहीं होती है, नहीं, ये सारे परिघटना होते हैं, लेकिन दृष्टि भ्रम कौन कौन है, तो 2 गोधूलि से सूर्य का अमाप, ये भी दृष्टि भ्रम है।
उषा काल में सूर्य का रंग, ये भी दृष्टि भ्रम है। तथा 4 नंबर में दिए हुए आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी दृष्टि भ्रम है। तो हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा तो नहीं रहा, लंबा होता भी नहीं, लेकिन लंबा होने के कारण ये है कि हमने प्रत्येक कथन को, प्रत्येक लाइन को हमने एक अच्छा तरीके से समझाया, ताकि सुनने वाले, देखने वाले को कहीं कोई प्रकार का डाउट ना हो। और डाउट हो तो कमेंट में लेकर भेज सकते हैं। आपकी हर रिप्लाई का मैं, हर प्रतिक्रिया को मैं जवाब दूंगा, ठीक है। और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए अब हम इतना पर ही समाप्त करते हैं। मैं हर टॉपिक वाइज फिजिक्स में जितना भी टॉपिक पढ़ना है, सारे टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि सभी को बेहतर नॉलेज हो सके। तो इतना ही पर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।